दोस्तों, अक्सर हम बचपन में दादी नानी से भूत या कहानी सुना करते। उस वक्त हमें ये स्टोरीज रियल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मैं उन कहानियों को भूल ही नहीं पा रहा था। इसकी वजह से मेरे दिमाग में गलत असर पहुंचा और मैं कमज़ोर होता गया। ज़रा सी आहट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा रात में निकलना दुश्वार हो गया था। एक तरह से कह लें कि मैं बुज़दिल हो गया था। लेकिन कभी भी अपनी इस कमज़ोरी को किसी के साथ शेयर नहीं किया, इसलिए कि कहीं लोग मुझे बुज़दिल न समझने लगे। लेकिन आज मैं अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे दिलो दिमाग में कोई भी डर, कोई भी खौफ नहीं है। मैं वो चंद रातें कभी भी नहीं भूल सकता जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। और मेरे बाबा खेती बाड़ी करके अपनी फैमिली चलाते हैं। मेरा खेत मेरे घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। मैं अपने पढ़ाई के दौरान तो हमेशा घर से बाहर ही रहा, तो कभी मुझे रात में खेत जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पढ़ाई के दौरान तो सब कुछ मेरे बाबा ही संभालते थे। हर काम उन्हीं को करना पड़ता था। लेकिन जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मुझे घर आना पड़ा और मेरे बाबा सब कुछ मेरे हवाले कर दिए। अब पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ चुकी थी। और जैसा कि ज़्यादातर फसलों में पानी रात को दिया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी। अभी अभी तो मैं पढ़ाई ख़त्म करके घर आया था और अचानक से मेरे बाबा बोल दिए कि आज रात फसल में पानी लगाना है। मेरा तो समझो कि पैरों तले ज़मीन निकल गई हो, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। मुझे मजबूरन खेत जाना पड़ा। रात में करीब 8 बजे में पानी लगा दिया और चुपचाप अपने खेत में बने कमरे में आकर लेट गया। 3 घंटे में पूरे फसल में पानी लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर 11 बजे के आसपास उठकर मोटर बंद कर दूँगा। पर सोना तो दूर की बात है, मैं आराम से लेट भी नहीं पा रहा था। कमरे के बाहर से एक डरावनी आवाज़ आई, लेकिन ये आवाज़ अभी दूर थी। अब धीरे धीरे छन 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 की आवाज़ आने लगी। अभी तो ये शुरुआत थी। इन आवाज़ों को सुनकर मैं डरता चला गया और मेरे डर की हद बढ़ने लगी। अभी रात के 10 ही बजे थे। अब वो आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा लगा कि वो जो कोई भी था यहाँ से जा रहा है। अब मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने सोचा कि चलो आफत टली, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के 11 बज चुके थे और एक खौफनाक आवाज़ आई और ये चलती रही। मैं किसी तरह उठकर मोटर बंद किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पर आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि अब देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज़। मैं देखने के लिए खिड़की खोला तो अब क्या था, एक खौफनाक शक्ल आग से लिपटी हुई, पर अभी तक उसकी आवाज़ और उसकी शक्ल मुझसे दूर थी। मेरे पास अब गांव जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही। अब मुझे गांव भागना था, पर मैं निकलता तो कैसे। आखिर वो जो कोई भी था वो उस रास्ते पर खड़ा था जो रास्ता मेरे गांव को जाता है। मेरा निकलना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। अभी तो सिर्फ आवाज़ आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद आ जाए। मेरा डर बढ़ता गया। मैंने जब टाइम देखा तो 12 बज चुके थे और साथ में मेरे भी। तब मुझे याद आया कि एक और रास्ता है जो गांव को जाता है, पर उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं। पर क्यों, इसकी कोई खबर मुझे नहीं थी। मैं मजबूरन चुपके से अपनी साइकिल उठाया और पीछे के रास्ते से निकल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि मेरा इस रास्ते से निकलना मेरी ज़िंदगी को ही बदल डालेगा। मैं अब किसी तरह डरते डरते साइकिल में सवार होकर जाने लगा। तभी अचानक एक रोने की आवाज़ आई, पर इस आवाज़ में डर नहीं था बल्कि दर्द था। ऐसा लगता था कि ये आवाज़ मुझसे कुछ कह रही है। ये आवाज़ मुझे कुछ बताना चाहती है। ये आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे मेरी साइकिल
धीमी होती गई। ऐसा लगता था कि मेरी साइकिल कोई पकड़कर खींच रहा है। फिर अचानक से वो आवाज़ थम सी गई और आवाज़ बंद हुई तो मेरी साइकिल तेज़ हो गई। ऐसा लगा कि कोई मेरी साइकिल पकड़ा था और अचानक से छोड़ दिया। बस अब मैं घर पहुंच ही चुका था। जब मैं अपने रूम में सोने के लिए गया तो कई सवाल मेरे जहन में थे कि डर वाली आवाज़, फिर वो दर्द वाली आवाज़। आखिर कौन थी वो जिसकी आवाज़ में सिर्फ दर्द ही दर्द था? वो दर्द भरी आवाज़ मुझे सोने नहीं दी। मैं रात भर उसी आवाज़ के बारे में सोचता रहा। इसी तरह सुबह हो गई। जब मैं रूम से बाहर आया तो मेरे पापा मुझसे पूछे कि कल तू खेत नहीं गया था? मैंने कहा कि मैं रात में ही आ गया था। बस अब उन्होंने हड़बड़ा कर दूसरा सवाल यही किया, किस रास्ते से? कहीं तू तालाब वाले रास्ते से तो नहीं आया? मैं सहम सा गया। मैंने तो उस वक्त उन्हें बोल दिया कि नहीं, पर मेरे दिमाग में कई बातें चल रही थी। आखिर वो कौन थी? आखिर मेरे बाबा ये सवाल क्यों पूछे? अब मुझे कई सवालों के जवाब ढूंढने थे। आखिर वो कौन थी? आखिर तालाब के पास क्या है? आखिर उसके रोने के पीछे क्या राज है? और इन सवालों के जवाब मुझे पुराने लोग दे सकते थे। अब पुराने लोगों में मेरे बाबा थे और साथ में मेरे बाबा के कुछ दोस्त। यहीं से मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ शुरू हो गईं। मैं चाह कर भी उस आवाज़ को भूल नहीं पा रहा था। इसलिए मैं सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं उस आवाज़ के पीछे कौन है पता करके रहूँगा। मेरे गांव में ही एक 80 साल का आदमी था जिसे हम मैनेजर काका बोलते थे। अब हर सवाल का जवाब वहीं से मिलना था। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि काका, ये तालाब वाले रास्ते की क्या कहानी है? उन्होंने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने उनकी जान मांग ली हो। खैर, किसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक डायन रहती है जो हर आने जाने वाले को रोकने की कोशिश करती है। जब से लोगों को पता चला कि वहाँ एक डायन रहती है, यहाँ तक कि वहाँ एक महीने में 4 कटे हुए सर मिले थे, तब से आज तक 50 साल गुजर गए, उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं। मैं चुपचाप सुनकर वहाँ से चला आया, लेकिन फिर भी मैं सोचता रहा कि चलो ठीक है, वो शायद डायन होगी और शायद आने जाने वाले को रोकती होगी, लेकिन उसका रोना क्या हो सकता है और उसके रोने में इतना दर्द क्यों छुपा था? अब इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे सकता था सिवाय वो खुद, जिसे मैनेजर काका ने डायन कह दिया था। पर मेरा दिल कुछ और कह रहा था कि कहीं ना कहीं वो मुसीबत में है। वो बुरी है, अच्छी है, ये तमाम बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। बस उसकी दर्द भरी आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं उससे दोबारा मिलूँगा और इस बार मैं उससे ज़रूर पूछूँगा। अब जो डर मुझे बचपन से सता रहा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। मैं अब इंतज़ार करने लगा रात का। मैं पिछली पूरी रात नहीं सो पाया था और दिन में भी एक पल के लिए आँख नहीं लगी। और अब शाम के 6 बज चुके थे। मुझे तो बस जानना था क्या, क्यों और कैसे। ये 3 ही सवाल थे जो मुझे परेशान कर रहे थे और वो वक्त आ ही गया था। मैं शाम को ही खेत के लिए निकल गया और वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। वो डर वाली आवाज़, वो आग से लिपटी हुई औरत और उस औरत का उसी जगह पर होना। और कहते हैं ना कि किसी भी बुरी चीज़ को पहली बार देखो तो डर लगता है, लेकिन दूसरी बार वो डर आधा हो जाता है। और यही हुआ मेरे साथ। इस बार उसकी आवाज़ से मुझे कम डर लगा। तभी मैं समझ गया कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये 2 दिन में ही मेरा डर ख़त्म होने को आ रहा है। खैर, अब मैं इंतज़ार करने लगा 12 बजने का। और जब 12 बजे तो मैं निकल पड़ा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइकिल चला रहा था और जब मैं तालाब के पास पहुंचा तो अपनी साइकिल तेज़ कर दिया। बस अब क्या था, वही रोने की आवाज़ आने लगी, पर मैं मुड़कर अभी नहीं देखा। मैंने सोचा कि बिना मुड़े उससे बात करूंगा। वो रोने की आवाज़ आती रही और मैं इंतज़ार कर रहा था दूसरे स्टेप का कि वो कब साइकिल को रोकने की कोशिश करेगी, और जब वो रोकेगी तभी मैं रुकूंगा और उससे बात करूंगा। और हुआ भी यही।
अब मेरी साइकिल धीमी हो रही थी। तभी मैं खुद से साइकिल रोक दिया और चेहरा उसे दिखाए बगैर उससे पूछ ही बैठा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? पर उसने कोई जवाब न दिया। मैंने दोबारा पूछा, कौन हो तुम? पर इस बार भी वो चुप रही। मैंने कहा कि कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे रोने से तकलीफ़ हो रही है और ऐसा लगता है तुम बहुत तकलीफ़ में हो, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हो कौन और तुम्हारी ये आवाज़ मुझे तुम्हारी तरफ क्यों खींच रही है? तो बताओ, कौन हो तुम? अब जाके उसने मुझसे बात की। उसने कहा, तुम मुझे देख ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब यहाँ तक आ ही गए हो और तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ और गांव के लोगों को क्यों रोकती थी, और आखिर तुम इसी रास्ते से क्यों आए हो? जब वो इतना बोली कि आखिर तुम इसी रास्ते से क्यों आए हो, तब मेरा दिमाग ठनका और मैंने सोचा कि बात तो सही है। मैं इसलिए आया क्योंकि उस रास्ते में एक खौफनाक शक्ल और एक खौफनाक आवाज़ थी, और वो आवाज़ एक चुड़ैल, डायन या रूह की थी, और जो मेरे पीछे है वो भी एक रूह है। इसका मतलब मैं यहाँ आया नहीं हूँ बल्कि लाया गया हूँ। अब तो मेरे लिए और भी ज़रूरी हो गया था जानना कि मुझे क्यों बुलाया गया है। मैं थोड़ा सा डर गया था, पर मैंने सोचा कि अगर इसे कुछ नुकसान पहुँचाना होता तो ये कल ही पहुँचा सकती थी और अभी मुझे खड़ा करके बात ना करती, बल्कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा कर सकती थी। पर अभी तक मैं सही सलामत हूँ, इसका मतलब मुझे अब मुड़ना ही पड़ेगा। डर के आगे जीत है और मौत भी। मैंने अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। जब मैं पूरा घूम गया तो उसने कहा, अपनी आंखें तो खोलो। मैंने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दिया। मैं जो कुछ भी देखा बस देखता ही रह गया और शायद ज़िंदगी भर उस लम्हे को भूल नहीं सकता। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका जिस्म तो सही सलामत था पर उसका सर मौजूद ही नहीं था। अब मैं क्या बोलता? बोलने को कुछ रह ही नहीं गया था। मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। इतने में वो बोल पड़ी, ये है मेरी सच्चाई, और अपने सर के लिए ही हर किसी को रोका करती थी, क्योंकि जब तक मुझे मेरा सर नहीं मिलेगा तब तक मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। ऐसे ही मैं भटकती रहूँगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें किसने मारा और तुम्हारा सर है कहाँ? अब जाके वो अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा, मेरा नाम रानी है और मेरा घर इसी तालाब के पास था। ये बात 50 साल पुरानी है। जब मैं 22 साल की थी, मैं और मेरी माँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और इसी गांव में एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसका नाम बिरजू था और उसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि शराबी भी था और साथ में काला जादू भी करता था। एक दिन न जाने कहीं से वो मुझे देख लिया और वो मुझे पसंद करने लगा। धीरे धीरे वो मेरा पीछा करने लगा। कभी मेरे पीछे आता, कभी मेरे घर के पास आकर बैठ जाता। एक दिन अचानक उसने मेरा रास्ता रोक लिया और हकलाते हुए उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो उस वक्त कुछ नहीं कहा। फिर वो हर वक्त इसी इंतज़ार में रहता कि मैं उससे कुछ बात करूँ। एक दिन वो मेरे पास आया और फिर से पूछने लगा, मुझसे शादी करोगी? पर इस बार मैंने साफ मना कर दिया कि किसी भी हाल में नहीं। वो ये सुनकर आग बबूला हो गया। वो उस वक्त तो वहाँ से चला गया, पर मुझे डर था कि ये खामोश नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा, क्योंकि बुरे इंसानों में वो मशहूर था। कुछ दिनों तक तो वो गांव में ही नहीं दिखा। फिर एक रात अचानक वो अपने 3 दोस्तों के साथ मेरे घर आया और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गया। इतने में मेरी माँ कुछ कर पाती, इससे पहले ही बिरजू के दोस्त ने उनके सर पे मार दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन तीनों ने मुझे पकड़ लिया। तब तक शायद मेरी माँ मर चुकी थी। बिरजू ने मुझसे कहा, अब बता, मुझसे शादी करेगी? मैंने कहा, मुझे मार दो। उसे ज़रा भी रहम नहीं आया और उसने मेरा सर काट दिया और सर को अपने घर पर ले जाकर काले जादू से बांध दिया और मुझे इस तालाब में कैद कर दिया, जिसकी वजह से मैं उसे छू भी नहीं सकती। मैं उन चारों को सज़ा तो दे चुकी हूँ, पर मुझे अब आज़ादी चाहिए।
और आज़ादी मेरे सर के मिलने से ही मिलेगी। अब तुम बताओ, मैंने क्या गलत किया था? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक नहीं था? क्या मेरी मर्ज़ी कोई मायने नहीं रहा? मैं कुछ लम्हा तो खामोश रहा। फिर मैंने पूछा कि वो कौन थी जो मुझे उस रास्ते पर मिली थी, जिसकी वजह से मैं इस रास्ते से आया। उसने कहा वो मेरी माँ है। फिर मैंने पूछा कि और वो 4 सर किसके थे? उसने कहा वही 4 दरिंदों के। अब सब कुछ मेरी समझ में आ चुका था। मैंने कहा इसका मतलब वो वहाँ लोगों को डराती है ताकि लोग इस रास्ते से आएं और तुम उससे कुछ बात कर सको। उसने कहा हाँ। मैंने पूछा अब ये बताओ तुम्हारा सर कहाँ है? उसने बताया कि उसके घर में है और उसका घर कब्रिस्तान में था। अब घर का नामो निशान बाकी नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, मेरी मदद करो, मेरा सर ढूंढो। मैंने कहा ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में तुम्हारा सर ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर की तरफ आ गया। दूसरे दिन से मुझे उसका सर ढूंढना था। अब तो मानो कि मेरे दिमाग में किसी तरह का कोई डर नहीं था और बड़े आराम से मैं अपने कमरे में सो गया। दूसरे दिन मैं मैनेजर काका के पास गया। वो बैठ के बीड़ी सुलगा रहे थे। मैं भी उनके पास बैठ गया, पर अचानक से मैंने कोई बात उनसे शुरू नहीं की। पहले धीरे धीरे इधर की बात उधर की बात करने लगा। तब तक तो वो बड़े खामोशी से मेरी बात सुनकर हाँ हूँ कर रहे थे। लेकिन जब मैंने बिरजू की बात छेड़ी तो इस बार ऐसी नज़र से उन्होंने मुझे देखा कि जैसे बरसों की दुश्मनी मुझसे हो और मैं उन्हें मिल गया हूँ। खैर, कई बार पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि बिरजू बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल करता था। हमेशा अपने जादू को आजमाने के लिए लोगों को चुना करता था, लेकिन कई सालों से वो अचानक लापता हो गया। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। शायद मर चुका है, क्योंकि वो मेरी ही उम्र का था। मैंने कहा और उसका घर कहाँ है? चलो मुझे दिखाओ। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो मेरे साथ लाठी के सहारे चल दिए। उन्होंने उस जगह के बारे में बताया, पर सच में अब वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरा मैदान था, लेकिन काका ने जगह बता दी थी कि इतने में उसका घर था। बस अब क्या था, सिर्फ और सिर्फ रात का इंतज़ार। काका और मैं वापस आ गए। जब रात हुई तो मैंने कुदाल लिया और कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। ऐसा लग रहा था मैं बहुत मजबूत इंसान बन चुका हूँ। जिन स्टोरी को मैं दादी नानी से सुनकर बुज़दिल बन चुका था, आज मैं उन्हीं स्टोरीज़ की वजह से ये काम कर पा रहा हूँ। अगर मैं सुना ना होता कि हर स्टोरी में कोई न कोई विलन ज़रूर होता है और साथ में हीरो भी, ये सोचकर मैं हर तरफ खोदने लगा। आखिरकार एक बॉक्स में वो मुझे मिल ही गया। मुझसे अब रहा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब उसके पास पहुंच जाऊं और उसकी अमानत दे दूं। अब रात 12 बजने ही वाले थे। मैं अब अपने घर न जाके वहीं के लिए रवाना हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खड़ी थी। उसने कहा मुझे पूरा यकीन था तुम ये काम कर लोगे। अब मुझे आज़ादी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ वहाँ भटकूंगी नहीं। मैंने उसे उसका सर दे दिया। वो बहुत खुश थी। अब उसका सर अपनी जगह पे था। जाते जाते उसने मुझे शुक्रिया कहा और अब मैं हमेशा उसी रास्ते से आता जाता हूँ। वो अब कभी मुझे नहीं दिखती और ना ही उसकी माँ मुझे रात में डराती है। अब मैं कभी भी खेत आता जाता हूँ और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन रानी की बहुत याद आती है। काश कि वो मेरे साथ होती, एक दोस्त की तरह। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अब आप मुझे बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स खाली है।